Today we will discuss the fourth topic of unit number 4, and it is about the torque or moment of a force. टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स को डिफाइन करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका हमें जो है पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जो टर्म है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कोई भी सॉलिड बॉडी होती है कि जिस पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स के अप्लाई करने पे उस बॉडी की शेप में कोई चेंज ना आए। ठीक है, ऐसी बॉडी कि जिस पे हम फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी की शेप में कोई चेंज ना आए तो उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। या सिंपल दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको यूँ डिफाइन करते हैं कि एक बॉडी जो कि बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, जब उस पर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो उन तमाम पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा फोर्स अप्लाई करने के बाद। इसको समझने के लिए ये आप को जो है वो एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। ठीक है, आप ईंट ले सकते हैं, कोई भी सॉलिड बॉडी ले सकते हैं, लकड़ी का कोई ब्लॉक ले सकते हैं। हम देखते हैं कि जब उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे अपने हाथ की मदद से तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। ईंट के केस में भी आप देख सकते हैं। और अगर आपने लकड़ी का कोई जो है ब्लॉक लिया हुआ है तो उस पर जब आप अपनी हाथ की मदद से फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स का कोई असर नहीं होगा बॉडी पे, बॉडी की शेप में चेंज नहीं आएगा। जबकि इसके बरक्स अगर आप देखें, स्प्रिंग ले लें या रबर ले लें तो उस पर जैसे कि आप उसको स्ट्रेच करते हैं या उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि उन दोनों की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। तो यूँ जो है वो रिजिड बॉडी नहीं है। ठीक है, रबर एंड स्प्रिंग वो रिजिड बॉडी नहीं है, वो फ्लेक्सिबल बॉडीज़ होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, वो लाइन जिसके गेट कोई बॉडी रोटेट करती है उसको हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस फिगर में एक डिस्क जो है वो ली हुई है। उस डिस्क को जैसे ही आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक लाइन के अलोंग जो है सर्कल में मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, और जिस लाइन के अलोंग वो डिस्क मूव करेगी उसको हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का। बिल्कुल इसी तरह अगर आप टॉप की एग्जांपल लें, टॉप को जैसे ही आप घुमाते हैं तो उसका जो लोअर एरिया है, ठीक है, और जो उसका टॉप का अपर एरिया है, तो एक लाइन के अलोंग रोटेट करेंगे, सर्कल में मूव करेंगे और उस लाइन को हम नाम देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन का। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है कि वो लाइन जिस के गेट कोई बॉडी रोटेट कर सकती है उसको, उस लाइन को हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ हम टॉर्क को डिफाइन करते हैं कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो और उस फोर्स के अप्लाई करने के बाद बॉडी जो है वो रोटेट करे, ठीक है, या जो है वो टर्न करे तो उसको हम नाम देते हैं किसका, टॉर्क का। टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी में जो भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम नाम देते हैं टॉर्क का। जिस तरह ये टैप को जब आपने खोलना है, ठीक है, तो आप इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो ये एक लिए क्या है कि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, इसको ओपन करना है या बंद करना है। बिल्कुल इसी तरह डोर को ओपन करने के लिए डोर की नोब को आप घुमाएंगे, उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो उसको हम नाम देंगे टॉर्क का। सेम इसी तरह जब आप शॉर्पनर को रोटेट करवाते हैं या टर्न पेंसिल को शॉर्पनर में डाल के टर्न करवाते हैं उसको शॉर्प करने के लिए, तो वो भी एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं, उसमें टॉर्क को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। टॉर्क जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और दूसरा जो फैक्टर है वो है मूवमेंट आर्म। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये वो लाइन जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, वो लाइन जहाँ पे फोर्स एक्ट करती है उसको हम नाम देते हैं लाइन ऑफ एक्शन। जिस तरह अब ये स्पैनर दिखाया गया, स्पैनर जो है वो एक डिवाइस ही है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, तो जो कि यूज़ होता है नट को खोलने के लिए या बंद करने के लिए, उसको टाइट करने के लिए जो है यूज़ होता है स्पैनर। अब स्पैनर के इस पॉइंट पे आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगाएंगे ना, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे,
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस लाइन के अलाउंग फोर्स लग रही है उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और मूवमेंट आर्म, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हमने पढ़ा था कि वो पॉइंट जिसके गिर्द कोई बॉडी रोटेट करती है। जैसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो स्पैनर है, ठीक है, वो रोटेट करवा रहा होगा, वो रोटेट करेगा एक लाइन के अलाउंग, तो उस लाइन को हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को नाम दे दिया। अब मूवमेंट आर्म क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान है, तो उसको हम नाम दे देते हैं किसका, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये बिल्कुल सीधी जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये क्या है, मूवमेंट आर्म। इसको अगर देखें तो यहाँ पे क्या था, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन के लॉन्ग फोर्स एक्ट कर रही थी और एक जो है वो इस पॉइंट के गिर्द वो बॉडी जो है रोटेट कर रही थी। अब इन दोनों लाइंस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम नाम देते हैं मूवमेंट आर्म का। फार्मूला, टॉर्क का जो फार्मूला है तो टॉर्क का जो सेकेंड नेम है वो है मूवमेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क जो है फोर्स और मूवमेंट आर्म का जो है वो प्रोडक्ट है। टॉर्क को एक ग्रीक लेटर से शो करते हैं जिसको टा प्रोनाउंस करते हैं और ये इक्वल होगा फोर्स F क्रॉस L, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। अब मूवमेंट आर्म को रिप्रेजेंट करवाने के लिए कभी कभी हम जो है स्मॉल r भी जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे L यूज़ हुआ है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, L भी यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल r भी। तो टॉप प्रोडक्ट है अप्लाइड फोर्स एंड मूवमेंट आर्म का। अब F यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बता रहा है, ये फार्मूला, कि जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी बॉडी में इतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसी तरह बॉडी का जो मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा इतना ही क्या होगा कि बॉडी में टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब स्पैनर के केस में अगर स्पैनर की लेंथ को ज़्यादा कर दी जाए, ठीक है, तो आप उस पर फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करेंगे और उसका जो मूवमेंट आर्म है वो भी ज़्यादा होगा। यूँ जो है आप इजीली नट को लूज़ या टाइट कर सकते हैं बनिस्बत ऐसे स्पैनर के जो कि छोटा हो, लेंथ वाइज छोटा हो। टा का जो है ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर है, कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो यूँ जो टा का यूनिट होगा ऐसा ही वो न्यूटन मीटर होगा। अगर हम 1 न्यूटन टा को हमने प्रोड्यूस करवाना है तो वो कैसे होगा कि जब आप 1 न्यूटन की फोर्स आप 1 मीटर लेंथ के बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस होगा।